Hello everyone, welcome on ओजस्वत IAS Academy प्लेटफॉर्म। आज हम लोग कैंडिड टॉक विद टॉपर्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का या स्टेट पीएससी का, उनके लिए टार्च बेयरर का काम करें, पथ प्रदर्शक का काम करें। और जैसा कि मैंने अपने अनुभवों से सीखा है तैयारी के दौरान कि जब तैयारी करते समय टॉपर्स का इंटरव्यू मिल जाता था किसी मैगजीन में या कहीं भी, तो इस तरह से काम करता था जैसे रेगिस्तान में पानी मिल गया, या जैसे ओशन में भटके हुए नाविक को कोई कंपास मिल गई जो दिशा बता रही हो कि किधर जाना है। तो इसी क्रम में जो है हम लोग ये टॉपर्स टॉक प्रोग्राम रखे हैं। और आज इस प्रोग्राम में जो हमारी गेस्ट हैं वो 2022 की 8वीं रैंकर इशिता राठी जी हैं। बिना देर किए हुए अब हम आपको उनसे मिलवाते हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं, जिससे कि उनके अनुभवों से आप कुछ सीखें। और उन्होंने उनकी जो जर्नी है इस टॉपर टॉक में, हम लोगों ने उन्हें क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि उनकी जो जर्नी है इस प्रिपरेशन की, वो ऑलमोस्ट जितने भी वैरायटी ऑफ स्टूडेंट होते हैं, जितने भी तरह के एस्पिरेंट होते हैं, जितनी तरह की डिफ़िकल्टीज या परेशानियाँ उनके तैयारी में होती हैं, ऑलमोस्ट इनके तैयारी में वो सारा कुछ है। तो इसलिए इनको हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। अब आप इनसे मिलिए। हेलो, वेलकम इशिता जी ऑन ओजस्वत IAS Academy प्लेटफॉर्म एंड कांग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू सो मच। आप जो है यहाँ पर आप आई हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करिए। जो स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आपने जो जो अनुभवों से गुजरी हैं उन अनुभवों को यहाँ पर शेयर करिए, जिससे कि लोगों का फ़ायदा हो। जी ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इशिता जी, जैसा कि मैंने देखा है कि लोग जो है पूछते हैं रिजल्ट आने के बाद कि आप IAS बन गई तो कैसा फील कर रही हैं। मेरे मन में भी यही सवाल आ रहा है कि मैं आपसे पूछूं कि आप IAS बन गई हैं तो कैसा फील कर रही हैं, लेकिन मैं ये नहीं पूछूंगा, थोड़ा ये इंटरव्यू हट के हो रहा है। तो मैं पूछूंगा आपसे कि आप IAS बनने के पहले 30 मई रिजल्ट जिस दिन आया, उस दिन से पहले IAS के बारे में क्या फीलिंग थी आपकी, और आज जब खुद आप IAS बन गई हैं तो क्या फीलिंग है। मतलब फीलिंग में जो डिफरेंसेज हैं वो किस लेवल का है, क्या पैराडाइम शिफ्ट है या पहले जैसा ही है। आप अपने अनुभव को प्लीज़ बताएं। सर, शिफ्ट तो बहुत पैराडाइम है, क्योंकि सिविल सर्विसेज इस देश का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है जी। तो जब तैयारी करनी शुरू करी थी तो लगा था पता नहीं मैं केपेबल हूँ या नहीं हूँ। जो टॉपर्स होते हैं पता नहीं वो अलग ही मटेरियल होते हैं, जी। वो कुछ पता नहीं क्या पढ़ते हैं, अपने क्लास के टॉपर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे भी दिमाग में चलती थी। जी। कहीं ना कहीं कभी कभी इनसिक्योरिटी भी आती थी, डीमोटिवेशन भी होती थी इस वजह से। लेकिन उन सबको पार करके आगे बढ़ा, तैयारी करी। और मेरे को यकीन नहीं था कि मेरा लिस्ट में भी नाम होगा। रैंक 8 आना इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, जो अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। जी। तो ये जब रिजल्ट आया उसके बाद फीलिंग तो ऐसी थी कि कुछ टाइम तक विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरी रैंक 8 आ चुकी है। आज भी मैं कहूँगी कि ये फीलिंग धीरे धीरे सिंक इन हो रही है, अभी भी विश्वास होना मुश्किल है। लेकिन ये मुझको समझ में आ गया कि टॉपर्स कुछ अलग नहीं पढ़ते, कुछ अलग मटेरियल से नहीं आते। ज़रूरी नहीं है आप क्लास के टॉपर ही हो इस एग्जाम में टॉप करने के लिए। एक एवरेज बच्चा डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी के साथ पढ़े तो ये एग्ज़ाम अचीवेबल है। ये आज मैं रैंक 8 लाके कह सकती हूँ। जी जी जी। अब आपसे जो मेरा अगला सवाल है कि इस पूरे तैयारी की जर्नी को, अभी तो मैंने फीलिंग के बारे में पूछा तो आपने अपनी फीलिंग शेयर किया। अब मैं अगर पूछूं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं तैयारी बहुत ही मतलब असंभव जैसी है, इम्पॉसिबल जैसा है IAS बनना, या जो लोग बन जाते हैं वो कहते हैं हलवा जैसा है, केक वॉक जैसा है। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, मतलब आपको कैसी फीलिंग आ रही है IAS बनने के बाद, अगर पूरा जो IAS बनने के पूरे जर्नी को देखा जाए तो कैसा आपको लग रहा है उसके बारे में। सर, मुझे लगता है कि अगर आप एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में इस एग्जाम को अप्रोच करेंगे, अगर आप बिना सिलेबस देखे, बिना पास्ट ईयर क्वेश्चन करे, बिना इस एग्जाम की डिमांड को समझे इस एग्जाम के अंदर आते हैं और जो मटेरियल है सिर्फ उसी को पढ़ लेते हैं, तो देयर इज नो बाउंड टू नॉलेज। फिर तो आपको लगेगा एवरीथिंग अंडर द सन इज यूपीएससी सिलेबस, बट दैट इज नॉट द केस। यूपीएससी ने बहुत अच्छे से सिलेबस डिफाइन किया है। पास्ट ईयर क्वेश्चन एक्ट्स लाइक अ गाइड एंड अ कंपास, लाइक यू से। टॉपर्स टॉप देखिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर इस एग्जाम को अप्रोच किया जाएगा तो इतना ज्यादा असंभव एग्जाम ये नहीं है। डेफिनेटली डिफिकल्ट है लेकिन असंभव नहीं है। जी जी जी।
अच्छा, मेरा अब अगला प्रश्न ये होगा कि जैसे मैंने देखा कि इस एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट, तो कुछ लोग तो ट्रैक पर होते हैं, उनको काफ़ी सूदिंग फीलिंग होती है, इजी इजी सा लगता है जब एक बार स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है जैसे लगते हैं वो फंस गए हैं इस एग्ज़ाम साइकिल में, ठीक है। तो इन और उन्हें किसी जो जिनको लगता है कि वो इस एग्ज़ाम साइकिल में फंस गए हैं, उन्हें किसी मेंटर की ज़रूरत होती है, गाइडर की ज़रूरत होती है, या किसी एक ऐसे एलिमेंट की कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है कि जो उन्हें थोड़ा मोटिवेट कर सके और इस उन्हें पुशअप दे सके और इस साइकिल ऑफ ट्रैप से या साइकिल ऑफ एग्जामिनेशन के जो एक आप मोनोटोनस सिचुएशन है उससे वो निकलना चाहें, तो उसके बारे में क्या आपका ख्याल है, कैसे आप सुझाव देंगी कि वो भी इसी तरह से टॉपर बन करके कमिंग ईयर में आ सके? सर मेरे को लगता है अगर आपके रीजंस क्लियर हैं कि आपको यूपीएससी क्यों करना है तो ये जर्नी थोड़ी सी आसान पड़ जाती है। ये यूपीएससी की जर्नी एक स्प्रिंट नहीं है, इट्स लाइक अ मैराथन जिसमें आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी। जी। तो मोटिवेशन के सोर्सेज अलग अलग होते हैं, कुछ एक्सटर्नल मोटिवेशन हो सकता है आपका, कुछ इंटरनल मोटिवेशन हो सकता है। एक्सटर्नल में ऐसा होता है कि आप अपने अराउंड पॉजिटिव लोगों को लेकर आए, उन लोगों को जोड़ें जो आपके गोल को सपोर्ट करते हैं, आप में कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। इसके बाद आता है इंटरनल मोटिवेशन, वो आपके रीजन से आएगा कि आपको यूपीएससी क्यों करना है। जी। आपके डिसिप्लिन से आएगा कि आपको यूपीएससी ही करना है और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज रास्ते में आए, आप उनको पार करते हुए चले जाएंगे। तो अगर आपको ये एक टास्क लग रहा है जी, बोझ लग रहा है, तो यूपीएससी इज नॉट फॉर यू। ओके, इशिता जी, जैसा कि ये इंटरव्यू अगर बच्चों के माता पिता भी देखेंगे तो जो बच्चे भी स्कूल गोइंग हैं या कॉलेज गोइंग हैं, वो गार्जियन अपने बच्चों में कौन सा ट्रेट इस तरह से नोइंगली या अननोइंगली इनकलकेट करें बच्चों के अंदर, जिससे कि वो धीरे धीरे जो आईएएस के ट्रेट्स होते हैं जो इंटरव्यू में स्पेशली डिमांड किए जाते हैं वो सारे ट्रेट्स डेवलप हो जाएं। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ प्रकाश डालने बताएं कि एटलीस्ट ऐसे गार्जियन जो चाहते हैं कि उनके बच्चे आईएएस बने, तो उन्हें कैसे क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? सर कुछ वैल्यूज होती हैं जो एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए, जैसे कि ऑनेस्टी, वैल्यू ऑफ इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी बात को रखने का, और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए। इसके अलावा द एबिलिटी टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है। तो मेरे हिसाब से ये वैल्यूज को इनकलकेट करने के लिए पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बिकॉज पेरेंट्स आर द फर्स्ट रोल मॉडल ऑफ अ चाइल्ड। तो नोइंगली अननोइंगली पेरेंट्स अपनी वैल्यूज अपने बच्चों में डालते हैं। तो कुछ तो डायरेक्टली आप संस्कार सिखाते हैं अपने बच्चों को उनको बता के, कुछ इनडायरेक्टली सिखाते हैं जो आप अपने एक्शंस के थ्रू बच्चे आपको देख कर सीखते हैं। तो अपने घर का माहौल बहुत अच्छा बना के रखिए, ऐसा बना के रखिए कि बच्चे आपसे सीखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो मैं पेरेंट्स को यही सुझाव देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को एनकरेज कीजिए, जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्कूल में होती हैं, चाहे वो डिबेटिंग हो गया, चाहे वो ड्रामा हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अपने बच्चे को एनकरेज कीजिए कि वो बचपन से ही एक हॉबी अडॉप्ट करें, इतना कॉन्फिडेंस लेके आए कि 4 लोगों के बीच में बैठकर अपनी बात रख सकें। तो और लास्ट चीज़ मैं कहूँगी पेरेंट्स के लिए कि आप बच्चों की छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स होती हैं उनको सेलिब्रेट कीजिए। इससे क्या होता है, बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है और अच्छा करने का, इंकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। तो आप बिल्कुल उनको अप्रिशिएट कीजिए, चाहे कितनी भी छोटी अचीवमेंट। जैसा कि मैंने देखा था कि आपके पेरेंट्स जो है काफ़ी अर्ली ब्रॉटअप कंडीशन में ही, मतलब आपके चाइल्डहुड से ही आपको इनक्रेज कर रहे थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड है वो हेल्प किया होगा आपके अंदर जो सिविल सर्विसेज के ट्रेस्ट डेवलप कराने में। लेकिन जिन लोगों के यहाँ सिविल सर्विसेज के बैकग्राउंड नहीं है, वो लोग कैसे बच्चों में जो है सिविल सर्विसेज या आईएएस बनने के जो उनके अंदर एक इनफॉर्मल ट्रेनिंग टाइप का जो आपने कहा संस्कार डालें, तो कैसे वो सिखा सकते हैं? कुछ इसके बारे में थोड़ा गाइड करेंगी आप? सर मेरे घर में पुलिसिंग बैकग्राउंड है, मेरे मम्मी पापा दोनों ही पुलिस में हैं। तो परियों की कहानी के अलावा मेरी मम्मी अपने ऑफिसर्स की कहानी आके सुनाती थी, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था। उनके डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क देख के, जब मेरे पेरेंट्स बहुत टफ वर्किंग आवर्स में काम करते थे, आपको पता ही होगा पुलिस में काफ़ी डिफिकल्ट वर्किंग आवर्स रहते हैं, उसके बावजूद घर आके वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री महसूस करते थे कि आज किसी इंसान की मदद करी, किसी के काम आए। तो वो छोटी छोटी चीज़ें थी जो मेरे को पब्लिक सर्विसेज के टूवर्ड्स एक इंक्लिनेशन बहुत स्टार्टिंग से
प्रोवाइड हाँ। करना शुरू कर दिया था। जी जी इसके अलावा पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक एम देने के लिए, बच्चे को एक गोल देने के लिए। तो मेरे पेरेंट्स ने बचपन से ही मेरे को एक गोल दे दिया था कि आईएएस बनना है। कैसे बनना है, वहाँ तक कैसे जाना है, वो सब मुझ पे छोड़ दिया था। इंटरफेयर नहीं किया था 10th में कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं या ग्रेजुएशन किस में करनी है, इन सब में इंटरफेरेंस नहीं, लेकिन एक गोल जरूर दे दिया था। दिस इज द, वो होता है ना कि चिड़िया की आंख होती है, जी जी उसी को मारना है, जस्ट लाइक अर्जुना। बिल्कुल। तो उसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि जिनका सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड नहीं है, मान लीजिए आपके पेरेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से हैं, कोई किसान का बेटा बेटी हो, तो उसे कैसे जो है किसान माता पिता कैसे सिखाएंगे, क्या मतलब बेसिक जो होता है कैरेक्टर का क्या सिखाएं कि वो आईएएस या कोई भी जो भी काम करना चाह रहा है वो बन जाए? बेसिक चीजें होती है सर। एक तो कंपैशन होता है जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। रिस्पेक्ट करना दूसरों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है। इसके अलावा जो ऑनेस्टी वाला ट्रेट होता है वो तो एक माँ बाप ही सिखाते हैं, कहीं भी काम करेगा, कहीं भी काम करेगा, बिल्कुल। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, क्योंकि आगे जाके उसी को एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, उसी को डिसीजंस लेने। डिसिप्लिन और कमिटमेंट, घर में एक थोड़ा सा वैसा माहौल बना के रखे कि एक स्केड्यूल हो बच्चे का, थोड़ी सी मॉनिटरिंग करते रहें बच्चे की कि प्रोग्रेस कैसे चल रही है। तो ये सारी चीजें आई थिंक कोई भी कर सकता है, कोई भी पेरेंट्स किसी भी बैकग्राउंड से है। अब आगे हम आपसे पूछना ही चाह रहे हैं कि कहा जाता है कि इस एग्जाम की तैयारी स्ट्रेटजी पर ही डिपेंड होती है। अगर इस एग्जाम की तैयारी शुरू करते समय स्ट्रेटजी गलत हो गई तो असफलता सुनिश्चित है, अगर स्ट्रेटजी सही हो गई तो सफलता भी सुनिश्चित है। तो स्ट्रेटजी का यहाँ पर इस एग्जाम में बहुत रोल है, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन एग्जाम हॉल एंड आउट ऑफ एग्जाम हॉल जो प्री मेंस इंटरव्यू में तीनों स्टेज पर जो स्ट्रेटजी का रोल है, थोड़ा सा आप अपने अनुभव को इसके बारे में शेयर करें। जैसे प्री के लिए आउट ऑफ एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी, बिफोर एग्जाम एंड इन एग्जाम हॉल, उसी तरह से मेंस में भी आउट ऑफ एग्जाम एंड इन एग्जाम, और इंटरव्यू में भी सेम प्रोसीजर। तो पहले आप प्री का बताएं, आपका आउट ऑफ एग्जाम हॉल और इन एग्जाम हॉल क्या स्ट्रेटजी रही है? सर प्रीलिम्स का ऐसा था कि मैंने ज़्यादा फोकस स्टैटिक पे किया था, क्योंकि मेरे हिसाब से पॉलिटी इकोनॉमी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो थोड़े डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। वो स्ट्रांग होता है तो फिर आपका प्रीलिम्स निकलना थोड़ा सा आसान हो जाता है जी। तो मैंने अपने स्टैटिक पॉलिटी इकोनॉमी पे फोकस किया था। दूसरी चीज़ थी कि पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी जो होती है वो मैं एग्जाम हॉल से पहले ही बना कर गई थी। अच्छा। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। मैंने ये देखा था कि मेरे अगर मैं ज़्यादा अटेम्प्ट करती हूँ तो मेरे कितने मार्क्स आते हैं, ऐसे करके मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के अपनी पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी थी जी। अगर मैं इन एग्जाम हॉल की बात करूं तो मैंने ये सोचा था कि कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। जो क्वेश्चन मेरे को आता है वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ टिक करना है, ज्यादा सोचना नहीं है उसके बारे में। अगर स्टार्टिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो मैंने सुने ना हो, उसमें भी कॉन्फिडेंस रखना है इतना कि अगर मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता क्वेश्चन। घबराना नहीं है, बहुत ही कामली पेपर सॉल्व करना है। तीसरी चीज़ थी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि कई बार होता है कि हम टाइम को ढंग से नहीं देखते हैं और आधा पेपर भी कंप्लीट नहीं हुआ होता और आधे से ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट पे बहुत फोकस किया था। तो ये तो प्रीलिम्स की बात। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा आपको। प्रीलिम्स में कहा जाता है, कुछ कहावत है कि लोग कहते हैं कि प्री एग्जाम क्वालिफाई करना हो तो 10,000 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए तो आपका प्री बेधड़क निकल जाएगा। ऐसा चूँकि मेरे साथ के लोग और भी जो स्टूडेंट मुझसे कन्फ्रंट करते हैं वो बताते हैं कि सर मेरा प्री नहीं हुआ, और कुछ जो सफल होते हैं वो बताते हैं मैंने सर 10,000 क्वेश्चन कर लिया था, मैंने इतने कर लिया था। तो आपका भी कुछ इस तरह से मानना है क्या कि मैं जानना चाह रहा हूँ ये मिथ है 10,000 क्वेश्चन, या इसको सही में करना चाहिए सभी को? सर मेरे हिसाब से तो मिथ है। जब तक आपको ये डिसाइड नहीं होता है कि पेपर सॉल्व कैसे करना है, जब तक आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं पेपर में, तब तक आप मॉक दीजिए। जब आपकी सिली मिस्टेक्स होनी बंद हो जाती हैं, जब आपको पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाती है, तो आप सेफली पेपर देना बंद कर सकते हैं मॉक टेस्ट, और पास्ट ईयर क्वेश्चन पे अपना फोकस कर सकते हैं। तो नंबर से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आजकल देख रहा हूँ कई बहुत लोग प्री ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो आइडियली प्री एग्जाम से कितना दिन पहले प्री की तैयारी शुरू करनी चाहिए एक बिगिनर को, या जो इस एग्जाम को 1-2 बार दे चुके हैं, असफल हो गए हैं, उनको प्री से कितने, जैसे कि आपने भी बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका प्री नहीं क्वालिफाई हुआ था,
तो नेक्स्ट ईयर आपने कितने महीने पहले प्री एग्जाम से आपने तैयारी फुल्ली एकदम प्री फोकस कर दिया था, डेडिकेटेड टू प्री एग्जाम? सर आई थिंक 3 से 4 महीने इनफ है प्री एग्जाम को डेडिकेट करने के लिए। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं मेंस और प्री की साथ में, तो फिर 3 महीने दीजिए सिर्फ प्री को। 90 डेज उतने में हो जाएगा। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी के साथ कर रहे हैं, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो 3 महीने आ रहे ना। और लोग रिवीजन नहीं कर पाते हैं उस बीच में, इतना बल्कि हो जाता है, इतना लेंदी हो जाता है कि मैंने देखा कि लोग रिवाइज नहीं कर पाते हैं। पढ़ते तो जाते हैं, पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, साइंस टेक पढ़ लिया, एनवायरनमेंट पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, पीछे भूलता जा रहा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो कर लिए हैं वो भी भूलता जा रहा है। तो क्या पढ़ते समय कुछ उस पर मार्किंग करती थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी कि मेरा ये कलर कोड है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लिस्ट इम्पॉर्टेंट है, या ये मॉडरेटली इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कुछ था आपका? या रिवीजन का भी कुछ पैटर्न था? सर मेरा एक फंडा था कि जो मैं दोबारा रिवाइज नहीं कर सकती उसको पढ़ने का फायदा ही नहीं है। अच्छा। तो अगर कुछ बल्कि मटेरियल है जो मुझे पता है मैं दोबारा रिवाइज नहीं कर सकती, तो क्या फायदा है पढ़ने का, वैसे ही कुछ याद नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं है। सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखो। मैंने पॉलिटी की एक बुक, हिस्ट्री की एक बुक, ज्यादा सोर्सेज नहीं किए थे, लेकिन उनको इतनी बार कर लिया था कि जब एग्जाम हॉल में बैठती थी तो सोचना ही नहीं पड़ता था, आंसर फट से निकल के आता था। वो बुक का वो पेज याद आ जाता था जहाँ पे वो चीज़ लिखी है, इतनी बार रिविजन करी थी। तो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैंने ऐसे कलर कोडिंग करी थी जो मुझे लगता था ये फैक्ट है, ये मैं भूल सकती हूँ, उसको वैसे हाईलाइट कर देती थी। जो ऐसा लगता था ये तो कंसेप्ट है, एक बार समझ लिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो एग्जाम हॉल में आ जाएगा यार, उसको मैं थोड़ा कम प्रायोरिटी देती थी। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देनी है। जैसे मेरा सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स, उसमें मैं आई वॉज कंफर्टेबल, तो उसको मैं ज्यादा रिवाइज नहीं करती थी। लेकिन पॉलिटी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट हो गए जो भूलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, हिस्ट्री तो सबको भूलता है, तो एक दिन पहले आपको रिवाइज करके जाना ही होगा। कुछ फैक्ट्स जो होते हैं तो आपको खुद नोट डाउन करने पड़ेंगे कि ये तो मैं भूल सकता हूँ, ये नोट डाउन कर लेता हूँ, एग्जाम से 2 दिन पहले ही पढ़ के जाना है। तो इस तरीके से मैंने रिवीजन प्लान किया। अच्छा, अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैंने देखा है इस बार में कई स्टूडेंट मुझसे मिले जो कि किसी ने 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया, किसी ने 55 ही अटेम्प्ट किया, किसी ने 85 तक अटेम्प्ट कर दिया। तो क्या एक आइडियल रेंज ऑफ अटेम्प्टिंग ऑफ क्वेश्चन क्या होना चाहिए जिससे कि प्री आराम से निकल जाए, इजीली निकल जाए? सर आइडियल रेंज तो बताना मुश्किल है, लेकिन ये भी मैं अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग कहूँगी। कुछ लोग होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, जिनको पता होता है उन्होंने ये टिक किया तो ये सही होगा, तो 70 क्वेश्चन करके भी वो काफी कंफर्टेबल होते हैं, उनका प्री क्लियर हो जाएगा। आपने कितना किया? यस सर, मैं उनमें से हूँ जिनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अपना लॉजिक और कॉमन सेंस लगा के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाती थी। तो मैंने अपने मॉक टेस्ट में देखा था जब मैं 90 के अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ तो मेरी एक सेफ रेंज में मार्क्स आ जाते हैं। अच्छा, आप 90 तक अटेम्प्ट कर लेती थी? यस सर, मैं 90 तक अटेम्प्ट करके ही आती थी। काफी लोगों को तो डर लगता है 80 क्रॉस करने में। सर जो मेरा फर्स्ट प्री था उसमें मैंने अराउंड 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उसमें मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था। जितने मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व किए उससे रियलाइज हुआ कि 90 तक मुझे तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। बाकी तो थोड़ा पेपर पे डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कि आप जा सकते हो 90 तक, बिल्कुल जाइए, लेकिन अगर पेपर टेढ़ा आया तो 90 तक अटेम्प्ट करना फिर बेवकूफ़ी। तो एग्जाम हॉल में डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। अच्छा। तो मैंने अपने बाकी दोनों प्रीलिम्स में अराउंड 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट। और क्या एक ही बार में मतलब अटेम्प्ट करना चाहिए, एक ही राउंड में, या 2-3 राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए? सब मेरे 3 राउंड होते थे अटेम्प्ट करने के। पहले राउंड में मैं वो अटेम्प्ट करती थी जिसके बारे में श्योर हूँ कि ये दोबारा देखना ही नहीं, और उस पर मैं डबल टिक लगा देती थी। अच्छा। दूसरे राउंड में मैं वो क्वेश्चन रिजर्व करके रखती थी फर्स्ट रीडिंग से, जिससे मुझे लगता है कि शायद कुछ लॉजिक लगा के, कॉमन सेंस लगा के आंसर आ सकता है, या फिर जिसमें 50-50%। 50-50, हाँ जी, वो करती हूँ। और सी राउंड में? और सी राउंड में अगर मुझे लगता है बहुत ही कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं, सिर्फ 70-75 हुए हैं, तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। अच्छा, इसमें तुक्का भी आप लगाती थी? सर ऐसे अंधे तुक्के कभी नहीं लगाए मैंने। इंटेलिजेंट गेसिंग। अगर एंशिएंट मिडीवल का कोई क्वेश्चन है तो उसको नहीं करती थी मैं। जी। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आ गया, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आ गया, जो मुझे लग रहा है कि यार ये हो सकता है, थोड़ा सोचने पर हो जाएगा, उनको मैं थर्ड राउंड में अटेम्प्ट कर लेती थी। अच्छा, फर्स्ट राउंड कितने देर में आप करती थी? क्योंकि आपने बोला ना टाइम मैनेजमेंट प्री का, मुझे तो प्री लगता है 2020 मैच, इसमें सचिन तेंदुलकर भी चल सकते हैं, हरभजन सिंह भी चल सकते हैं, कोई भी चल सकता है। तो आपने टाइम मैनेजमेंट का जो बात बोला, तो फर्स्ट राउंड का कितना टाइम, सेकंड राउंड का कितना, थर्ड राउंड का कितना? क्योंकि आपको 2 घंटे में पूरा पेपर करना होता है,
तो क्या टाइम मैनेजमेंट होता था फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड का? तो सर फर्स्ट राउंड में अराउंड 40% ऑफ द टाइम फर्स्ट राउंड के लिए 40%, हाँ 40%, बाकी का 40% मैं सेकंड राउंड के लिए, क्योंकि उसमें भी और दिमाग लगाना, हाँ, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। और लास्ट का जो 20% होता था कि अब करना है या नहीं करना, वो उस टाइम डिसीजन लेके टिक कर देती थी। और लास्ट ओवर का मैच होता है कि अब इसमें सिक्सर लगाना ही लगाना है। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो फिर अटेम्प्ट करना ही है। जी जी। इसी तरह से मेंस के बारे में अपने अनुभव को शेयर करें प्लीज, कि इन एग्जाम हॉल, आउट ऑफ एग्जाम हॉल। सर आउट ऑफ एग्जाम हॉल मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके नोट्स। जी। आपको सिलेबस स्टडी करके सिलेबस के हर वर्ड पे अपने नोट्स बनाने हैं। सेकंड चीज़ होता है उन्हीं नोट्स की मल्टीपल रिविजन। आप जितनी रिविजन करेंगे यू विल गेट बेटर। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैंने सोच के रखी थी वो था मॉक टेस्ट। मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट होते हैं मोर देन प्रीलिम्स। जैसे आपने कहा था जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। वो मेंस के लिए मैं कहूँगी, उसमें जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन डेली बेसिस पे लिखोगे उतनी ज़्यादा एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी आपकी डेवलप होगी। तो आप डेली क्वेश्चन लिखती थी घर पे? बिल्कुल सर, मैं 5 क्वेश्चन डेली लिखती थी। चाहे अगर मैं पढ़ूँ भी ना, किसी दिन ब्रेक भी लूँ, तो मैं वो 5 क्वेश्चन तो लिखती थी। जी। तो ये आउट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल। और इन एग्जाम हॉल? इन एग्जामिनेशन हॉल मेंस में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस लिखने, उन्हें पढ़ना है, समझना है, स्ट्रक्चर बनाना है और लिखना है, जो अपने आप में एक चैलेंज होता है। अगर आप 10 मार्कर में 7 मिनट से थोड़े से सेकंड्स भी ज्यादा दे रहे हैं तो आप किसी और क्वेश्चन से टाइम चुरा रहे हैं। बिल्कुल, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट मैंने फोकस किया था। दूसरा, अच्छा, आपने जो बोला कि 10 सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपने कहा जो 10 मार्क के क्वेश्चन में 7 मिनट, तो 7 मिनट में कितने देर में थॉट फ्रेमवर्क बनाए, कितने देर में लिखें? सर क्वेश्चन पढ़ के अराउंड 30 सेकंड्स में आपका फ्रेमवर्क दिमाग में बन जाना चाहिए। मेंटल थॉट फ्रेमवर्क? मेंटल थॉट फ्रेमवर्क कि ऐसे मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगी, ये मेरी हेडलाइंस होंगी, कंक्लूजन ऐसे लिख दूंगी, एंड 30 सेकंड बाद आपको लिखना शुरू कर देना। बिल्कुल। तो 6.5 मिनट फुल्ली एकदम डेडिकेटेड टू राइटिंग। जी जी जी। और सर एक तो टाइम मैनेजमेंट हो गया, दूसरा हो गया जो ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं मेंस के अंदर, जिनका आपको पता भी नहीं होता कि आंसर कैसे लिखते हैं, उनको आंसर कैसे करना है अपनी लिमिटेड नॉलेज से, तो कैसे मोल्ड करके क्वेश्चन के रेलेवेंट आंसर बनाना है, वो भी एक आर्ट है जो आपको सीखनी पड़ेगी और एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी एग्जामिनेशन हॉल। जी जी जी। तो ये आपने ये आर्ट अपने राइटिंग प्रैक्टिस से सीखा घर पे? यस सर, डेली आंसर लिखने से, ट्रिकी क्वेश्चन के आंसर लिखने से, टाइम बाउंड मैनर में आंसर लिखने से ही ये चीजें आती हैं। जी जी जी। मैंने देखा कि 95% स्टूडेंट लिखने से बचते हैं। यस सर। शायद यही रीजन है, आई थिंक, कि इसमें जो सफलता रेशियो है, सक्सेस रेशियो है, वो कम है, क्योंकि लोग पढ़ते चले जाते हैं, अंडरलाइन करते चले जाते हैं, लिखने से जी चुराते हैं, और चूंकि अल्टीमेटली एग्जाम में लिखना ही है, लिखने से ही सब कुछ होगा। तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आप डेली 5 क्वेश्चन लिखती थी, तो उसमें जो आप लिखने का होता था शेड्यूल, जैसे बायोरिदम के अकॉर्डिंग लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं। मॉर्निंग में बायोरिदम में एनर्जी वेरी हाई लेवल में होती है, तो आप मॉर्निंग या मतलब मॉर्निंग हाफ में आप लिखने का काम करती थी या सेकंड हाफ में लिखने का काम करती थी आंसर राइटर? सर जैसे आपने बताया मॉर्निंग टाइम में हाई एनर्जी रहती है, तो उस टाइम में पैसिव लर्निंग करती थी, यानी पढ़ लिया। जो सबसे मुश्किल चीज होती थी वो मैं मॉर्निंग के लिए उठते ही सबसे पहले डिफिकल्ट चीज पढ़ ली जी। उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है थोड़ी लेथार्जी आती जाती है, इसलिए उस टाइम में मैं एक्टिव लर्निंग को ज्यादा फोकस करती थी। एक्टिव लर्निंग में नोट्स बनाना और आंसर लिखना, वो मैं लेटर हाफ ऑफ द डे में रिजर्व करके रखती थी। और न्यूज़पेपर आप कब पढ़ती थी? क्योंकि न्यूज़पेपर में मैं देखा हूँ कि जो न्यू कमर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट होते हैं, द हिंदू पढ़ने के चक्कर में 3-3 घंटे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, एक एक स्पेलिंग का मीनिंग डिक्शनरी से सर्च करना, फिर 3.5 घंटे 3 घंटे न्यूज़पेपर में दे दिए, फिर किसी मैगजीन में दे दिए, तो उनका हाफ टाइम चला गया, वो वहीं से डीफोकस हो गए। तो फिर उनका जो पूरा सेट ऑफ मतलब जो एक माइंड सेट होता है इस एग्जाम के लिए, डेली वही करते जा रहे हैं, तो डेविएट हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं बाद में। तो न्यूज़पेपर पढ़ना भी एक ट्रिक है कि उसमें इम्पॉर्टेंट थिंग्स सेलेक्ट करना और उसको अपने नोट्स तक पहुंचाना, वैल्यू एडिशन कर लेना, और मतलब अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना। तो आप न्यूज़पेपर कब पढ़ती थी और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती थी? सर मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी, और जब मेरा दिन का एक स्लॉट खत्म हो जाता था 3 घंटे का पैसिव लर्निंग का सबसे डिफिकल्ट स्लॉट, फिर मेरे लिए न्यूज़पेपर एक रिक्रिएशन का काम करता था, क्योंकि आप स्टैटिक बुक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी वो आ जाती है, थोड़ी सी
और फ्रेशनेस लाने के लिए आप न्यूज़पेपर बीच में ला देते थे। यस सर, तो मेरे को न्यूज़पेपर इंटरेस्टिंग लगता था, उसमें डिफरेंट ओपिनियंस पढ़ते थे, करंट अफेयर्स पढ़ते थे, तो वो एक थोड़ा सा मूड सेट कर देता था रेस्ट ऑफ द डे। कितने देर में आप न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी, लाइक 50 मिनट, 30 मिनट या 1? सर 1 घंटे का टाइम रखती थी मैं, 1 घंटे से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करती थी। उसमें सेक्शनल डिवीजन भी करती थी क्या, कि मुझे IR इतने देर पढ़ना है, इकोनॉमी इतने देर पढ़ना है, पॉलिटी इतने देर पढ़ना है, सोशल इशू इतने देर, ऐसा कुछ था क्या? नहीं सर, सबसे पहले मैं उसका फ्रंट पेज पढ़ती थी, उसके बाद मैं सीधा एडिटोरियल्स पे जाके एडिटोरियल्स पढ़ती थी, फिर मैं इकोनॉमी और जो वर्ड वाला सेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, IR और इकोनॉमी वाला सेक्शन वो पढ़ती थी, और इतने में मैं वाइंड अप करती थी। तो आप पढ़ के उसे कुछ नोट्स में मेंशन करती थी, पढ़ के छोड़ देती थी? सर मैं नोट्स नहीं बनाए मैंने न्यूज़पेपर के लिए। न्यूज़पेपर के आइडिया 2 थे, एक की आंसर राइटिंग अप्रोच जो होती है कि कैसे आंसर्स लिखते हैं, वो एडिटोरियल से बहुत अच्छी आ जाती है, आपके वोकैबुलरी, आपके सेंटेंस फॉर्मिंग, वो सारे बहुत अच्छे से एडिटोरियल से कवर हो जाती है। दूसरा, आपको ये पता चल जाता है कि कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो कंसिस्टेंटली न्यूज़ में रहे हैं। जब आप मैगजीन पढ़ेंगे तो उन्हीं जो टॉपिक्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। आप मंथली मैगजीन भी पढ़ती थी? हाँ जी, इसीलिए मैंने सर मैंने विजन की 365 पढ़ी थी, PT 365 और मेंस 365। जी जी। मंथली तो मैंने इतनी नहीं फॉलो करी थी, लेकिन जो एंड में कंपाइलेशन आती है उन पे ज़्यादा फोकस किया था। और आजकल तो लोग डेली जो है नेट से भी आप मेंस का क्वेश्चन आंसर भी आ रहा है, प्री का भी आ रहा है, तो वो कितना फ्रूटफुल है? मतलब ऑफलाइन जो मैगजीन पढ़ना ज़्यादा फ्रूटफुल है, ऑनलाइन जो है नेट से पढ़ना ज़्यादा? सर एक सोर्स रखना चाहिए, या तो आप ऑफलाइन पढ़ लो या ऑनलाइन पढ़ लो, दोनों नहीं, क्योंकि फिर बहुत डिस्प्रपोर्शनेट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। करंट इतना इंपॉर्टेंट है, करंट इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ज़्यादा कंटेम्प्रेरी इंपॉर्टेंट। तो आप छोटी छोटी न्यूज़ को चेस करेंगे तो आपका टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करिए, करंट मैग्स एक सोर्स लेके वो उससे कवर हो जाएगा। जी। अच्छा, अब इंटरव्यू के बारे में भी, इन एग्जाम हॉल एंड आउट ऑफ एग्जाम हॉल का स्ट्रेटजी होता है। बोला जाता है जब इंटरव्यू रिजल्ट आता है तो लोगों का एकदम हार्ट बीट बढ़ जाती है, लगता है कि अब तो हम IAS बन गए, एकदम उसके दहलीज पर खड़े हैं, कि अब लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आने लगते हैं कि IAS बन रहा है तो इसको थोड़ा याद करो। चारों तरफ से सबके प्रेशर रहते हैं, सबका एक्सपेक्टेशन भी रहता है कि बस मुझे निकलना है, इस लिस्ट में नाम आना चाहिए। तो रिजल्ट आने के बाद, जो इंटरव्यू कॉल आने के बाद, उस समय जो आउट ऑफ एग्जाम हॉल, या आप ये कह सकते हैं इंटरव्यू कॉल आले नहीं, जब से आपने तैयारी किया तो इंटरव्यू को कितना ध्यान में रख करके आउट ऑफ एग्जाम हॉल तैयारी किया, और इन एग्जाम हॉल जो आप जब इंटरव्यू देने गए रियल में जो है, तो कैसा अनुभव था, जरा उसके बारे में आप कुछ बताएं प्लीज। सर आउट ऑफ एग्जाम हॉल इंटरव्यू के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है करंट अफेयर्स, तो मैंने एक न्यूज़पेपर ना पढ़ के 2 न्यूज़पेपर पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स है, इसलिए मैंने मिंट को सप्लीमेंट किया था द इंडियन एक्सप्रेस के साथ। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से मैंने जो है फॉलो किए थे, उसमें जितने भी इश्यूज हैं उसके दोनों साइड जो होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ जी, वो कंबाइन करके अपना एक ओपिनियन डेवलप किया था इंपॉर्टेंट इश्यूज पे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरते हैं, तो उसमें डैफ, यस सर, तो उसमें अपने बारे में पता होना चाहिए, अपने बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो आउटसाइड एंड इनसाइड अवेयरनेस दोनों चाहिए इंटरव्यू के लिए। और तीसरी चीज़ थी जो मैं मॉक इंटरव्यूज दे के आई थी, उसमें एक डेवलपमेंट हो गई थी पर्सनालिटी की भी, कि कैसे अपनी बात को रखनी है थोड़े से लिमिटेड टाइम में, कंसाइज वे में, वो सारी प्रैक्टिस वहाँ से हो गई थी। तो आउट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल ये था। और जब से मैं एंटर करी थी तो मैंने सोचा था कि एक बहुत ही हेल्दी कन्वर्सेशन करके आनी है। दिस इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव गॉट, कि इतने लर्नेड पीपल के सामने बैठ के दे आर आस्किंग फॉर माय ओपिनियन ऑन टॉपिक, तो इटसेल्फ ही बहुत प्राउड मूवमेंट होता है आपके लिए। तो आप एक्साइटमेंट के साथ जाइए। कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो इंटरव्यू में दिखाना होते हैं, जैसे ऑनेस्टी हो गया, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो गया। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो बहुत ऑनेस्टली कह दीजिए कि सॉरी सर आई डोंट नो, आई विल गो बैक एंड रीड अबाउट इट। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने दिमाग में लेके गई थी जब मैं इंटरव्यू हॉल में एंटर। जी, कोई यूनिक एक्सपीरियंस इंटरव्यू का, दोनों इंटरव्यू में आपने जो दिया, कोई ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि व्यूअर से, दर्शकों से शेयर करना चाहिए? सर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे से पूछा था। आई हैव स्टेड इन बोथ दिल्ली एज वेल एज चेन्नई, तो उन्होंने मुझे बोला था कि कंपेयर दिल्ली एंड चेन्नई इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, कल्चर एक्सेट्रा, एंड ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप दिल्ली से चेन्नई लेके जाना चाहेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस बेसिकली, एंड चेन्नई से दिल्ली लाना चाहेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एनालिटिकल क्वेश्चन था। जी 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 जी।
अच्छा, अब मेरा अगला प्रश्न है कि जैसे कि आपने अभी बोला था स्टार्टिंग में कि मोटिवेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन। मोटिवेशन तो मतलब सब लोग जानते हैं कि हाँ मोटिवेटेड रहना चाहिए इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान, लेकिन जो मेरा मानना है, मैंने देखा, जो इतने स्टूडेंटों को मैंने देखा, सब लोग मोटिवेशन मोटिवेशन ढूंढते हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर का कहानी सुन रहा है यूट्यूब से, कहीं कोई कोई बुक पढ़कर मोटिवेट हो रहा है, लेकिन ये सब क्या है, कुछ समय के लिए मोटिवेट रखते हैं। जो लॉन्ग टर्म एक सस्टेनेबल मोटिवेशन है, उसके सोर्स को कैसे पहचाने, लाइक इंटरनल मोटिवेशन को या एक्सटर्नल मोटिवेशन को, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे कि सोर्स को कैसे पहचाने? सर इसके लिए एक लाइन है कि मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट डिसिप्लिन गेट्स यू गोइंग। सो मोटिवेशन आपको स्टार्ट तो कर देगा लेकिन सस्टेन नहीं रह पाता। अगर ये एक स्प्रिंट होती, जैसे मैंने कहा था, स्कूल का एग्जाम होता, कॉलेज का एग्जाम होता, मोटिवेशन चल जाती है, लेकिन ये एक मैराथन है, आपको 1-1.5 साल पढ़ना है अकेले घर पे बैठ के। मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, डिसिप्लिन लाइफ में लाना होगा, एक स्केड्यूल बनाना होगा, दिन के टारगेट्स बनाने होंगे, उन टारगेट्स को चेज करने होंगे। जब आप वो टारगेट चेजिंग एबिलिटी में आ जाते हैं तो आपको मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और कभी कभी जब पड़ती है तो आप उन लोगों से बात कीजिए जो आपकी लाइफ गोल्स को सपोर्ट करते हैं। मैं अपने पेरेंट्स से बात करती थी, मेरे फ्रेंड्स से बात करती थी मैं। इसके अलावा जब एक्सटर्नल मोटिवेशन भी काम नहीं करती है तो इंटरनल मोटिवेशन आती है, जिसके लिए आप 4-5 अपने रीजन लिख के अपने जो स्टडी टेबल है उस पर चिपका लीजिए कि दिस इज वाई आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। जब ऐसा लगे कि नहीं हो रहा है, उन 5 रीजंस को पढ़िए तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी। आप अपने कुछ रीजंस को बताना चाहेंगी, अगर आप, इफ यू डोंट माइंड देना? सर कुछ तो ऐसे थे दैट आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क फॉर पीपल, विद पीपल, अमंग्स पीपल। तो एक पब्लिक सर्विस की मेरे अंदर हमेशा से एक इच्छा थी, वो था। दूसरा, आई वांटेड टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड। मेरे से पहले मेरे मम्मी पापा का सपना था कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। जी जी। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लाइक इस एग्ज़ाम को मैंने देखा कि बहुत लोग तैयारी करते हैं और तैयारी के दौरान वो अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें अपने आप को इमोशनली इन्वॉल्व फील कर लेते हैं। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ ड्रीम वो मान करके जब तैयारी करते हैं तो सक्सेस हो जाने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर सक्सेस नहीं हुए, ड्रीम शैटर्ड हो गया, तो फिर मैंने वो देखा UPSC का हैंगओवर उन्हें 1-2 साल डिस्टर्ब करता है। वो कहीं के नहीं हो पाते हैं, नहीं इधर हो पाते हैं, न उधर हो पाते हैं। अपने आप को मतलब एक सोसाइटल जो प्लेसिंग है किसी अन्य जॉब में या कहीं अन्य फील्ड में भी परफॉर्म करने में उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि UPSC का हैंगओवर जो है, इस ड्रीम शैटरिंग का इफेक्ट उनके ऊपर पड़ा रहता है 1-2 साल तक, कहीं अपने आप को सेट नहीं कर पाते हैं। तो इसको देखते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि UPSC की तैयारी, स्पेशली IAS की जो तैयारी है, इसको ड्रीम मान करके तैयारी करना चाहिए या प्रोजेक्ट मान करके तैयारी करना चाहिए? अपना आप विचार रखिए, अपना ओपिनियन प्लीज दीजिए। सर मेरा तो ये ड्रीम था हमेशा से कि मेरे को IAS बनना है। तो अगर ये आपका ड्रीम है और आप इसे चेस करें, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन आप इमोशनल अटैचमेंट थोड़ी ज़्यादा नहीं रखिए, क्योंकि एग्जाम है डिफिकल्ट, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं एंड लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स एनुअली गिव दिस एग्जाम। तो चांसेस ऑफ फेलियर्स आर हाई। तो वो रियलिस्टिक अप्रोच हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि मेरा 100% देने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन ना हो। तो आएंगी थोड़ी डीमोटिवेटिंग फेज, लेकिन उससे आगे बढ़िए। जो आपकी लर्निंग्स है इस पूरी UPSC जर्नी से, वो आप कहीं भी अप्लाई करेंगे तो लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, वो मुझे लगता है। जी जी। तो अगर आप ये अचीव करते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पाते हैं तो उसकी लर्निंग्स आप कैरी फॉरवर्ड करके और फील्ड में आप अच्छा कीजिए। इशिता जी, बोला जाता है UPSC की तैयारी सभी को करना चाहिए, क्योंकि इस तैयारी को करने के दौरान जो पर्सनालिटी में निखार आता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पेशेंस, डिसिप्लिन, परसेवरेंस, तो इसके बारे में जैसे मैं पूछना चाहूँ कि आपको इस तैयारी करने के बाद और सफल होने के बाद आपके पर्सनालिटी को किस तरह से चेंज किया? सर बिल्कुल एक होलिस्टिक चेंज आता है पर्सनालिटी में, आउटलुक चेंज हो जाता है आपका, आप चीज़ों को बहुत डिफरेंटली देखने लगते हैं। बाहर घूमने जाते हैं तो आप वहाँ जोग्राफिकल फीचर्स जो है वो नोटिस करने लग जाते हैं, एरिया के सोसाइटी कल्चर पे ध्यान देने लग जाते हैं। इसके अलावा जो आपने वैल्यूज़ बताई, पेशेंस, डिसिप्लिन, वो आप में इनकलकेट होती है। और एटीट्यूड में चेंज आता है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है क्रिटिसिज्म ओरिएंटेड एटीट्यूड से चेंज होकर आप सोल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड आ जाता है। हाँ जी। और एक वो नेवर गिव अप एटीट्यूड जो आ जाता है ना UPSC के प्रिपरेशन के बाद, वो मुझे लगता है किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको फायदा ही करेगा। जी जी जी। अच्छा, इसके बाद में हॉबी का क्या रोल होता है इस एग्जाम में, और आम लाइफ में भी हॉबी का क्या रोल होता है? थोड़ा सा अपने, जैसे आपने बताया था कि आपकी हॉबी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वॉलीबॉल आपने बताया था,
तो हॉबी का क्या रोल होता है, किस तरह से रिजुनवेट करता है डेली रूटीन में? सर एक तो ऑब्जेक्टिव रोल तो होता ही है कि आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं तो एक कन्वर्सेशन इनिशिएटर हो सकता है। हॉबी आपकी मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है जी। दूसरा, आप डेली रूटीन में पढ़ाई के अलावा भी अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो उससे एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रूटीन बना रहता है, जिसमें आप पढ़ाई पे भी ध्यान दे सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी हेल्थ पे भी ध्यान दे सकते हैं, फिजिकल मेंटल हेल्थ अलॉन्ग विद एकेडमिक्स, ये सारे कॉम्बिनेशन के साथ ही इस जर्नी को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने देखा कि लोग इस तैयारी को करने के दौरान चूँकि सोशल स्फेयर में इन्वॉल्वमेंट कम कर देते हैं तो सोशली कट ऑफ हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ए सोशल होना पड़ता है, और होना भी चाहिए 1-2 साल के लिए, ए सोशल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस दौरान जो है कुछ लोग जो है नेगेटिव थॉट साइकिल के शिकार हो जाते हैं, मतलब ये सोशल होने के बाद सोसाइटल जो कनेक्शन होता है कम हो जाता है। तो जितनी भी टेंशन होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होते हैं, सेटबैक होते हैं, अकेले झेलना होता है उस दौरान, तो इसमें कुछ लोग जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग नेगेटिव थॉट साइकिल में आ जाते हैं कि कुछ भी काम करते हैं उनके अंदर आ जाता है कि मेरे से नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। तो मेरा नहीं होगा से मेरा अवश्य होगा, यहाँ तक कि जो एक बैरियर है यहाँ से वहाँ जाना है, इसको कैसे लोग ओवरकम करें, जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं खास करके उनके लिए? आई थिंक इसमें तो निष्कम कर्म जो है, जो गीता का भी संदेश है, वो इम्पोर्टेंट होता है कि आप रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, आप अपने एफर्ट्स की चिंता कीजिए। टेंशन लेनी है तो इस चीज की मत लो कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अपने डेली टारगेट्स की टेंशन लो कि यार आज ये टारगेट सेट किए थे, ये कंप्लीट क्यों नहीं हुए। अगर ये डेली बेसिस पे माइक्रो एम्बिशियस रहेंगे तो आई थिंक थोड़ी जर्नी आसान हो जाती है, पहली बात तो ये। दूसरा, जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस का शिकार हो जाते हैं उसके लिए मैं कहूँगी कि साधु बन के प्रिपरेशन नहीं करनी है, कमरे में बैठ के बिल्कुल सोसाइटी से कट ऑफ होके नहीं करनी है। बिल्कुल आपको सोसाइटल इंटरेक्शन थोड़ी लिमिट करनी होगी, लेकिन अपनी लाइफ में 3-4 लोग ऐसे रखिए जिनके साथ आप मन की बात शेयर कर सकते हैं। डीमोटिवेटेड हो तो उनको बता सकते हैं ताकि वो आपको मोटिवेट करें, आपको थोड़ी पॉजिटिविटी दे। तो इतना तो करना पड़ेगा। बिल्कुल ए सोशल होके तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है प्रिपरेशन। जी। अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे कुछ स्टूडेंट जो है प्री मेंस इंटरव्यू के जस्ट ठीक 1 दिन पहले उन्हें नींद नहीं आती है, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट इसके शिकार होते हैं। जैसा आपने भी किसी इंटरव्यू में बोला था कि आपको प्री से पहले नींद नहीं आती थी, तो अब आप चूंकि अब क्वालिफाई कर चुके हैं इस एग्जाम को, तो क्या लगता है वो नींद नहीं आना वो जस्ट ऐसे ही था, या फिर मतलब लोगों को कैसे आप गाइड करेंगे कि इतना भी एंजाइटी नहीं लेना चाहिए कि यार एग्जाम देने जा रहे हो नींद ही नहीं आ रही है, उससे और ख़राब हो जाएगा एग्जाम। तो इसको कैसे आप अब देखती हैं और कैसे लोगों को गाइड करेंगे कि इससे ओवरकम हो सके, कर सकें? सर मैं कोशिश यही करती थी कि रात को 6 बजे के बाद कुछ नहीं पढ़ूंगी, कोई अच्छी मूवी देखूंगी, फ्रेंड से बात कर लूंगी ताकि थोड़ी एंग्जाइटी कम हो जाए। लेकिन उसके बावजूद ऐसा होता था कि इतना इंपॉर्टेंट डे होता था ये आपका कि मुझे नींद नहीं आती थी। थोड़ी टेंशन होती थी, लेकिन मैं अपने आप को समझा लेती कि इतनी मेहनत करी है तो रास्ते में चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, कुछ भी आ जाए, आई विल नॉट बल्ज। तो जब आप इतनी मेहनत कर लेते हैं तो फिर तो कितनी भी डिफिकल्टी आए, मन को यही मैं तो ये बोलती थी कि इतनी मेहनत के बाद मैं कुछ अलाउ नहीं करूँगी कि मेरा ये एग्ज़ाम ख़राब हो, चाहे मैं सो के ना जाऊँ, लेकिन उस 2 घंटे में मुझे अपने लाइफ की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। ये मैं अपने मन को समझा के जाती थी। और ऐसा लगता था मेरी मम्मी खुद बोलती थी कि बेटा पूरी रात सोई नहीं है, ये अटेम्प्ट स्किप कर दे। लेकिन कैसे स्किप कर दे जब पूरे साल आपने मेहनत करी है इसके लिए। तो वो पैशन होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि चाहे अब तो कुछ भी हो, चाहे अर्थक्वेक भी आ रहा हो, लेकिन मुझे अगर ये पेपर सॉल्व करना है तो 2 घंटे से पहले उठूंगी, करना है तो करना है एटीट्यूड। जी। लेकिन मेंस में स्ट्रेटजी थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा हो जाता है, क्योंकि मेंस में तो आपको 2 सेशन में एग्जाम देना होता है, मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून सेशन। तो आफ्टरनून सेशन में मैंने देखा, मैंने भी रात में पढ़ाई करके गया, सोया नहीं, पूरा रात भर पढ़ा, ठीक है, नींद ही नहीं आती थी, तो फिर करें क्या। तो फिर ऐसे में मैंने देखा कि मॉर्निंग सेशन का पेपर तो ठीक गया, लेकिन सेकेंड हाफ आफ्टर लंच जब पेपर देने जाते हैं तो थोड़ा सा बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, स्पेशली लिखने में थोड़ा सा एक स्पीड हल्की सी स्लो कहीं कहीं होती, तो पुशअप करना पड़ता है। तो आपको भी लगता है कि थोड़ा सो के जाना चाहिए मेंस वाले पेपर में या सारे पेपर्स में?
सो के तो जाना चाहिए। फर्स्ट पेपर में नींद नहीं आती, मेरे को नहीं आती थी, लेकिन ऐसे का पेपर होता था तो आपको एक पेपर के बाद सोने को मिल जाता है। नेक्स्ट डे अगर थोड़ी लेथार्जी भी आती है लंच के बाद, मैं लंच बहुत ज़्यादा लाइट करती थी ताकि ज़्यादा हैवी फील ना हो, और उसके अलावा कॉफ़ी पी के जाती थी जस्ट एंट्रिंग एग्जाम, बिफोर एंट्रिंग एग्जाम। इसके साथ में बीच बीच में पानी पीते रहिए, इससे हाइड्रेटेड जितना रहेंगे उतनी लेथार्जी कम आएगी, नींद कम आएगी। बाकी तो इतना इन्वायरमेंट का इतना असर पड़ता है ना कि आसपास सब लिख रहे हैं तो फिर वो लेथार्जी नहीं आती है। जी जी। इशिता जी, रूरल बैकग्राउंड और अर्बन बैकग्राउंड के स्टूडेंट जो डिफरेंट लेवल पर होते हैं उनमें पैरिटी कैसे लाएं? जैसा कि अर्बन बैकग्राउंड के स्टूडेंट मोर कम्युनिकेटिव, मोर कॉन्फिडेंट, रूरल के लेस कम्युनिकेटिव, लेस कॉन्फिडेंट होते हैं, और इस एग्जाम में तो सबको इक्वल फुटेज पर आना है, तो दोनों आपस में पैरिटी कैसे ला करके इस एग्जाम को क्वालिफाई करें? और मैंने एक चीज़ और देखा, अर्बन बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर रेजिलियंस पावर कम होता है, जब 1-2 सेटबैक लगे वो सरेंडर कर देते हैं। रूरल बैकग्राउंड के जुझारू होते हैं, थोड़ा सा नेवर सेड आई एटीट्यूड वाले होते हैं। तो दोनों को आप कैसे देखती हैं, कैसे बैलेंस करें कि एग्जाम को क्वालिफाई करें? इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा कुछ बताएं। सर, मेरे को लगता है यूपीएससी इज़ अ ग्रेट लेवलर। ये ऐसा एग्जाम है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, अगर आपके पास डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, कुछ वैल्यू ट्रेट्स हैं जो एक कंसिस्टेंट पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम इतनी नहीं होती है। प्रॉब्लम आती है कि अगर आप एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप कर लेते हैं, अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक वो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस होती है। यूपीएससी में हर साल बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से बहुत लोग आते हैं, हिंदी मीडियम से बहुत लोग आते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस से बहुत लोग आते हैं। तो दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, खुद के साथ अपने आप को कंपेयर कीजिए। रोज जो है every day you should strive for excellence, you should strive that last day से मुझे बेटर करना है यार, कल जो किया था उससे एक नॉच ऊपर करना है। सिर्फ ये टारगेट्स आगे लेके चलेंगे और बाकी कंपटीशन को इग्नोर करेंगे तो आई थिंक ये प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी। अब दिल्ली में रह करके तैयारी करना, जैसे कुछ मिथ है, लोग कहते हैं दिल्ली जाऊंगा तभी आईएएस बनूंगा, जैसे मुंबई जाने में लोग कहते हैं हीरो बनूंगा, वैसे दिल्ली आने में लोग कहते हैं मैं आईएएस बनना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा एक बार। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? दिल्ली आना मैंडेटरी है, दिल्ली में रह के तैयारी करना मैंडेटरी है, कहीं भी गांव में या किसी भी जगह बैठ के तैयारी किया जा सकता है आजकल ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन के अराउंड? सर बिल्कुल, आजकल तो डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन गाइडेंस, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा ऑनलाइन, मेंटरिंग मिल जाएगी ऑनलाइन, क्लासेस मिल जाएंगी। तो दिल्ली आना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं दिल्ली में रह के मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी इस पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे, तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि आप जहाँ पर हैं, इवन विलेज एरिया में भी है, वहाँ पे भी बैठकर आप अपनी इस आईएएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन का आजकल काफ़ी कंपटीशन चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं ऑनलाइन अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं ऑफलाइन अच्छा है। आप क्या सोचती हैं, कौन सा मोड ऑफ स्टडी ज़्यादा अच्छा है, मोड ऑफ प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छा है, या दोनों का हाइब्रिड अच्छा है? सर आई थिंक दोनों ही अपनी अपनी जगह, कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव्स हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए। मैं अपना बताऊंगी तो मुझे ऑनलाइन मोड ज़्यादा सूटेबल लगता था, क्योंकि उसमें आप रिपीट करके चीज़ें देख सकते हैं, आप अपने टेम्पो के हिसाब से चीज़ें देख सकते हैं, स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रिविजिट कर सकते हैं। थोड़ा पोर्टेबल भी रहता है, कहीं पर भी बैठकर आपने देख लिया, ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो देख लिया, तो इसीलिए मुझे ऑनलाइन मोर कन्वीनियंट लगता है। बाकी तो अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है। अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आजकल बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल और बहुत ज़्यादा टीचर्स हो गए हैं, तो कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, इसको कैसे सेलेक्ट करें, कैसे सेलेक्टिवली अच्छे क्वालिटी प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करें? सर इसमें भी आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। आप थोड़े रिव्यूज़ देखिए, आप जो भी मटेरियल लेने वाले हैं उसका एक बार रिव्यू देख लीजिए, और एक बार मटेरियल डिसाइड कर लिया तो फिर उससे डिविएट मत होइए, क्योंकि एक ही चीज़ को आप मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ेंगे तो आपकी कंफ्यूजन भी बढ़ेगी और फिर टाइम मैनेजमेंट भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो एक मटेरियल फाइनलाइज कीजिए, स्टिक विद इट, और उसकी मल्टीपल रिविजन करके आप ऐसे प्रिपेयर कीजिए तो बेटर रहेगा। जी जी। अच्छा, ऑनलाइन में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मुझे बताते हैं कि सर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता है, वो कभी इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने चले गए, कभी उस पर कभी इस पर, तो अल्टीमेटली उन्हें कुछ मिलता नहीं, जैसे लगता है वो खोए खोए हैं, उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसा क्या है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें?
सर डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए पहले ही एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप जब जा रहे हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है। अगर आप बिना एक गाइडेंस के, बिना एक रोड मैप के चले जाएंगे तो फिर तो समुद्र है, कहीं से भी पानी भर लो तो ऐसा लगेगा कमी है। तो इसीलिए एक स्ट्रैटेजी बनाइए। बाकी जो डिस्ट्रैक्शन रहती है सोशल मीडिया वगैरह की, वो भी रहती है। उसके लिए मैंने तो सारे डिवाइसेस, सारे ऐप्स अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दिए थे। मैंने यूज़ नहीं किया था सोशल मीडिया। इसके अलावा आपको ऑनेस्ट बिल्कुल रहना पड़ेगा, इंटेग्रिटी रखनी पड़ेगी। आपको कोई कॉन्स्टेंटली 24/7 मॉनिटर नहीं करना पड़ेगा, अपने आप को खुद मॉनिटर करना पड़ेगा, खुद ये ऑनेस्टी लानी पड़ेगी प्रिपरेशन। जी जी। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे कुछ लोग ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन नोट्स बनाते हैं, तो आप कौन सा मोड ऑफ नोट्स बनाना ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर मैंने फिजिकल नोट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि जब मैं चीज़ें लिखती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छी तरह याद रहती हैं। जब मैं अपनी ही राइटिंग में उन चीज़ों को रिवाइज करती हूँ तो रिटेंशन ज़्यादा रहती है और मैं उसे रिप्रोड्यूस कर पाती हूँ पेपर पर। जी। लेकिन ऑनलाइन मोड के भी अपने एक फ़ायदे हैं। मैंने प्री के लिए ऑनलाइन नोट्स बनाए थे, क्योंकि नेविगेट करना आसान होता है, सर्च करना आसान होता है, थोड़ा पोर्टेबल रहते हैं कि कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक एक हाइब्रिड मॉडल रख सकते हैं आप, कुछ के ऑफलाइन नोट्स बना लीजिए, कुछ के ऑनलाइन नोट्स बना लीजिए। अच्छा, सेल्फ मेड नोट बनाना ज़रूरी होता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए? सर बिना नोट्स के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप बिना नोट्स के पढ़ने जाएंगे तो फिर आपकी कोई स्ट्रक्चर प्रिपरेशन नहीं रहेगी। कोई बाउंड नहीं है किसी भी टॉपिक का यूपीएससी में, आपको बाउंड्री खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो तब होगा जब आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स बना के आपको एक गाइडेंस मिल जाती है, आपको पता चल जाता है कि इतना ही पढ़ना है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। रिवाइज करना आसान हो जाता है, जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको अपने ही नोट्स याद आते हैं। तो बिना नोट्स के तो बहुत मुश्किल है। तो सेल्फ मेड नोट आपके अनुसार होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसी क्रम में सेल्फ मेड नोट की आपने बात कही, तो हम लोगों ने ओजस्वत IAS एकेडमी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें जितने भी GS के मॉड्यूल हैं उसके हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में अलग अलग बुक्स उपलब्ध करा दी गई हैं। और ये ओजस्वत IAS एकेडमी की वेबसाइट से जा कर के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, अमेज़न पर भी एक्सेस कर सकते हैं। और इस जो बुक्स हैं, इसकी खासियत ये है कि जैसे नोट्स बनाता है टॉपर्स अपना, उसी तरह से ऑलमोस्ट है कि इसमें टॉपिक्स के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं टॉपिक वाइज जो भी है उसका सलूशन भी है, और प्रोबेबल जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर भी हैं, करंट अफेयर या कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। तो साइंटिफिकली डिज़ाइंड है। आप इसको ओजस्वत IAS एकेडमी के वेबसाइट से या अमेज़न से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बुक्स है। फिर भी अल्टीमेटली मैं कहूँगा, जैसा कि इशिता जी ने कहा कि सेल्फ मेड नोट्स पैनीसिया है इस एग्ज़ाम का, तो आप उसको भूलें नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट इशिता जी, मैं आपसे पूछूंगा, जैसे कि जो फाइनेंशियली रिच या पुअर बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होते हैं, आते हैं तैयारी करने के लिए, तो हालांकि आजकल ऑनलाइन प्रिपरेशन में फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि अब तो हर जगह ऑनलाइन एजुकेशन उपलब्ध हो गया कहीं भी, और अफोर्डेबल हो गया। पहले तो काफ़ी अच्छा फ़ी होता था, तो लोग देने में मतलब दिक्कतें होती थी, दिल्ली आके रहना, तैयारी करना, ये भी एक अफोर्डेबिलिटी का इशू था। तो आज के दौर में जो ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी है, और पर प्लस फाइनेंशियली रिच और फाइनेंशियली पुअर हैं, उनको देखते हुए आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि मतलब कैसे मतलब वो तैयारी करें, जो फाइनेंशियली पुअर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कैसे तैयारी करें कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें? सर यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो फ्री में अवेलेबल है। मैंने खुद कोचिंग नहीं ली थी, मैंने ऑनलाइन सोर्सेज का यूज़ किया था जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। बहुत सारी साइट्स है जिन पे आपको टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। बहुत सारे टॉपर्स ने अपने नोट्स शेयर करे हुए हैं। मैंने भी खुद अपना ब्लॉग लिखा है, उसमें मैंने अपने नोट्स शेयर किए हैं, अपनी टेस्ट सीरीज शेयर करी है। तो बिना कोचिंग लिए, बिना ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फील किए ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो बस आपको राइट सोर्सेज पता होने चाहिए, जो आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी उसके बारे में, बट हो सकता है ये बिना कोचिंग। और इसी क्रम में ओजस्वत IAS एकेडमी के दौरान एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है ऑनलाइन मीडियम और ऑफलाइन मीडियम में, जिसमें बहुत ही नॉमिनल फी पर जो है प्री मेंस इंटरव्यू का इंटीग्रेटेड और सेक्शनल गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है। ओजस्वत IAS एकेडमी की वेबसाइट से जा करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, अमेज़न पर भी एक्सेस कर सकते हैं। इशिता जी, जैसे आपने बोला कि इसमें तैयारी के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि मेंटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो
मेंटरशिप प्रोग्राम अभी हम लोग अभी 5 सितंबर से कर रहे हैं। 5 सितंबर से ओजस्विता आईएएस एकेडमी मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है, जिसमें कि इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोग्राम प्री मेंस इंटरव्यू का कंबाइंड भी है और सेक्शनल भी है। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओजस्विता आईएएस एकेडमी की वेबसाइट से आप फिलअप कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और इशिता जी, आपका इसमें ओपिनियन हम लेना चाहेंगे कि मेंटरशिप प्रोग्राम का क्या रोल है इस एग्ज़ाम में, स्पेशली जो स्टूडेंट इस लायक हैं कि इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से उनका फाइनल नहीं हो रहा है, तो उनके लिए, या जो प्री ही नहीं निकाल पा रहे हैं या मेंस नहीं निकाल पा रहे हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम उनके लिए कितना फ्रूटफुल होगा? सर, थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाती है मेंटरिंग से, थोड़ी डायरेक्शन मिल जाती है, आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो आपसे प्रीवियस जो लोगों ने अटेम्प्ट करा था लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए, ताकि वो पिटफॉल्स आप अवॉइड कर सकें। जी जी जी। अच्छा, इसमें कुछ लोग जैसे जॉब में आ जाने के बाद तैयारी करने में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली प्राइवेट जॉब में जो लोग रहते हैं, 12 आवर की जॉब, फिर इसकी तैयारी करना, एटलीस्ट 5 आवर तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक? तो कैसे तैयारी करें कि वो आईएएस बन जाएं या यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर लें जॉब में होते हुए? सर, इसमें टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस आ जाती है। आप जहाँ से भी टाइम चुरा सकते हैं अपनी जॉब के दौरान, आपको वो करना पड़ेगा। थोड़े सोशल आउटिंग्स जो होते हैं उनको लिमिट करनी पड़ेगी। आप सुबह जल्दी उठिए ताकि 3 घंटे आप सुबह निकाल लीजिए जॉब पे जाने से पहले, वापस आके थोड़ा फ्रेशन अप होके 2 घंटे और निकाल लीजिए। तो अगर 5 घंटे भी दिन में निकल जाएंगे वीकडे में, और वीकेंड में आप थोड़ा सा ज़्यादा आवर्स पुट इन कर लीजिए, तो जॉब के साथ भी ये हो सकता है। काफ़ी लोगों ने क्लियर किया भी है। जी जी। इशिता जी, जो जैसे अभी मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे स्टूडेंट जो है सोचते हैं पहले छोटी मोटी जॉब ले लें, फिर बड़ी जॉब के लिए जाएंगे, और कभी कभी वो छोटी जॉब के ट्रैप में फंस जाते हैं, फिर सिविल सर्विसेज आईएएस के लिए सोच नहीं पाते हैं। तो या कुछ ऐसे हैं जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं तैयारी, मतलब छोटी जॉब में है। छोटी जॉब का मतलब वनडे एग्जाम, जैसे एसएससी में आ गए, रेलवे में आ गए, बैंकिंग में आ गए, या होता है कि भाई उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए एक जॉब ले लें फिर आगे बढ़ेंगे। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि उनको कैसे अपने इस ड्रीम को सस्टेन करें और आईएएस बन जाएं? सर, मैंने तो 1 पॉइंटेड एम रखा था अपना आईएएस का। मैंने सिर्फ सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया था, मैंने कोई पीसीएस नहीं दिया था, कोई बैंक के एग्जाम नहीं दिए थे, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब तक मैं अपना 100% नहीं देती, मैं डिस्ट्रैक्शन चाहती ही नहीं हूँ लाइफ में। तो जब आपको लगे कि आपने 100% दे दिया, उसके बावजूद आपका नहीं हो रहा है, तब आप किसी और करियर ऑप्शन के बारे में सोचें। अगर आप 2 नाव में सवार होंगे तो फिर पार होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये एग्जाम इतनी तो रिस्पेक्ट डिमांड करता है कि आप एक बार कम से कम ऐसे दीजिए, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स, कि आप किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे, आप पीसीएस के बारे में टेंशन नहीं ले रहे हैं, आप बैंकिंग एग्जाम के बारे में टेंशन नहीं ले रहे हैं। तो एक बार डेडिकेशन प्रिपरेशन तो होनी ही चाहिए इस एग्जाम की। आपके कहने का मतलब ये है कि जहाँ संकल्प है वहाँ विकल्प नहीं है, मतलब संकल्प अगर है तो विकल्प की आवश्यकता नहीं है, एक ही संकल्प एनफ होता है, ठीक है? अब अगला मैं क्वेश्चन आपसे इशिता जी पूछूंगा कि जो स्टूडेंट या जो एस्पिरेंट इस तैयारी के दौरान अभी असफल हो गए, उनका अटेम्प्ट बचा है, या जिनका अटेम्प्ट नहीं बचा है, पूरी तरह से अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए, उनके बारे में आपका क्या संदेश है, कैसे क्या संदेश देना चाहेंगी उन्हें आप? सर, मैं यही कहना चाहूँगी, इस एग्ज़ाम ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप किया होगा, तो आप राइट काइंड ऑफ जो लेसन्स होते हैं इस जर्नी से लेके जाइए, और किसी और फील्ड में जाइए जो ऑल्टरनेटिव हो सकता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और इस लर्निंग को यूज़ करते हुए आप और फील्ड में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके इशिता जी, जैसा मैंने अब मैं कुछ आपसे बेबाक बातें करूँगा जो आपके जो प्रीवियस इंटरव्यूज हैं उनसे मैंने देखा। आपने बोला कि 4 AM पर आप जो है गेटअप हो जाती थी, जग जाती थी पढ़ने के लिए। 4 AM सुन के ही डर सा लग जाता है कि 4 AM, और जो मैंने तो अब आपके अनुभव से और आपके जो सफलता से इसे अभी एक हाइपोथेसिस बना लिया कि 4 AM पर जो जगते हैं वो बहुत ऊपर जाते हैं, मतलब बहुत आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे PM में और भी इसी तरह से सेलिब्रिटीज़ हैं। तो आपका 4 AM पर जगना और फिर शेड्यूल को फॉलो करना, अपना थोड़ा अनुभव बताएंगी? सर, मैंने बहुत सारे स्केड्यूल्स फॉलो करके देखे थे, और हर इंसान के अपना अलग ही वेकिंग आवर, बायोलॉजिकल साइकिल होता है, स्लीपिंग साइकिल होता है। तो मुझे पर्सनली 4 AM सूट करा था। कुछ लोग रात को भी पढ़ते हैं,
कुछ लोग दोपहर में उठ के पढ़ते हैं, तो सबके बहुत डिफरेंट स्केड्यूल्स होते हैं। मुझे 4 AM सूट किया था क्योंकि उस समय कोई और जगह नहीं होता, सिर्फ आप ही होते हो, तो आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बहुत बढ़िया कंसंट्रेशन आती है बेसिकली 4 AM पे। जी जी। इसलिए मैं सुबह उठती थी, 4 AM से लेके 8 AM तक 4 घंटे का एक स्लॉट रखती थी, जब मैं एक स्ट्रेच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स के साथ, बीच में 5-5 10-10 मिनट के ब्रेक के साथ एक स्लॉट ये कर लेती थी, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके न्यूज़पेपर पढ़ के एक स्लॉट फिर अपना दूसरा GS का रख लेती थी। रात शाम को मैं आंसर लिखती थी, सोने से पहले एक बार जो भी दिन में पढ़ा है वो पढ़कर लास्ट के जो सोने से पहले के 2 घंटे होते हैं उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन करती थी, बात करती थी, हॉबी फॉलो कर लेती थी। तो ऐसा मेरा डेली रूटीन रहता था। कितने घंटे की नींद इसमें ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने सर 6 से 7 घंटे तो मिनिमम आपको देने ही पड़ेंगे नींद को। उससे कम अगर दे रहे हैं तो फिर आप अपनी बॉडी के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। 6 घंटे से कम तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप सोएं। चलते चलते मैं अब इंटरव्यू को समअप कर रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो किसी एक फेल्योर स्टूडेंट में भी डाल दिया जाए, 3rd डिविजनर में भी डाल दिया जाए, बैक बेंचर में भी डाल दिया जाए कि वो IAS बन जाए? कौन सी ऐसी चीज़ है? सर डिसिप्लिन एंड परसिवेरेंस। डिसिप्लिन है और हार ना मानने की, नेवर गिव अप एटीट्यूड है, परसिवेरेंस है। तो फिर सिर्फ यही एग्जाम में नहीं, आप लाइफ के किसी भी स्पेयर में जाएंगे, यू विल बी सक्सेसफुल। इशिता जी, आप ओजस्वत IAS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आई और अपने आइडियाज़ को शेयर किया, अपने अनुभव को शेयर किया। उम्मीद है कि इससे सभी लोग जो दर्शक हैं, जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, इससे बहुत ही बेनिफिटेड होंगे। थैंक यू सो मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप जहाँ जाएं, जो भी कैडर मिले, आप अपना बेस्ट दें। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना। थैंक्स लॉट।